हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2015, जिसका कि आज सेट 3 मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने। चलिए जी, आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो आगे से नोटिफिकेशन जो आती हैं टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। जो ये मेरी सीरीज़ है आपके किसी भी एग्ज़ाम जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने नेट निकाला है वो समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पोर्टेंस। तो अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। चलिए जी, आज की हम ये सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जी, हमारा 31st क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 और सेट 2 में, जो कि हमारा पेपर थर्ड है। पेपर सेकंड में डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी हमारा पेपर थर्ड है और उसका सेट 3 है। देखिए जी, हमारा 31st क्वेश्चन क्या कहता है। द डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड वाज इन द फॉर्म ऑफ। तो ये बता रहा है जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, जो फ्रेंच का क्या प्रभाव पड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज पे। ठीक है, फ्रेंच का प्रभाव कैसे पड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज पे। एक नॉर्मन कॉन्क्विस्ट होती है जी 1066 में, जो इम्पोर्टेंट होती है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ब्रिटिश हिस्ट्री में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से ना फ्रेंच जो नॉर्मन्स हैं, जो नॉर्मन क्या थे उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्विस्ट भी बोल दिया जाता है इसको, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी बोला जाता है और नॉर्मन कॉन्क्विस्ट भी। तो इस वजह से क्या आता है यहाँ पे फ्रेंच का आधिपत्य आ जाता है, उनकी लैंग्वेज फ्रेंच होती है और फ्रेंच होने के कारण वही राजा होते हैं और अपर क्लास की भी लैंग्वेज फ्रेंच बन जाती है और इस टाइप से फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश को प्रभावित करती है और ये लोअर क्लास की लैंग्वेज उस टाइम इंग्लिश होती थी। तो इंग्लिश जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो फार्मर थे उस टाइम पे, वो फ्रेंच लैंग्वेज से काफ़ी प्रभावित हुए, उनका लिटरेचर उन्होंने पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है, इस टाइप से चलता है जी। तो फिर क्या होता है, तो क्या होगा अगर हम किसी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ वर्ड हमें समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ हम एज इट इज ऐसे ही उठा लेंगे, उस वर्ड का तब मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो यही हुआ इंग्लैंड में भी। तो इंग्लिश में क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड यहाँ पे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में मर्ज हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बोथ द लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड इनटू इंग्लिश। क्या हुआ, बहुत सारे वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में वहां से स्वीकार कर लिए गए। चलिए जी, हम यहाँ से इतना ही। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और ये सब मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही होता है ना, क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है जी 1066 से ही तो स्टार्ट होता है ये और 340 यहाँ तक चलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 340 के बाद हमारा एज ऑफ चौसर आ जाती है। ठीक है, यही बात है, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट से ही ये पीरियड स्टार्ट होता है। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। हमारा 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन 1662 वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन इंग्लैंड, द मेन पर्पज ऑफ द सोसाइटी। ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, जो रॉयल सोसाइटी है कब डेवलप हुई थी, ये बनी थी जी 1662 में। तो इसका क्या पर्पज था, क्या था जी, एक साइंटिफिक सोसाइटी थी, मीन्स साइंस और साइंटिफिक इवैल्यूएशन को प्रमोट कर रही थी। ये साइंस इसका मेन मोटिव था साइंटिफिक इवैल्यूएशन को प्रमोट करना। ठीक है, क्या थी, कैसी थी, एक साइंटिफिक सोसाइटी थी। तो ये कहाँ, हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा जी, हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, यहाँ से इतना ही। हाँ, बस एक, इसके फाउंडर कौन है, क्रिस्टोफर रेन। ठीक है, ये हैं जिनके फाउंडर, ये क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है जी, और एक बात और आई है हमारी सीरीज में, मैंने डिस्कस किया है, जो हमारे डायरिस्ट थे सैमुअल पेपे, वो इस रॉयल सोसाइटी के मेंबर होते थे। ठीक है, सैमुअल पेपे की डायरी आती है ना 16 इस टाइम से लेके 1660 से
1969 तक, 9 साल तक आती है ना उनकी सैमुअल पेपे की डायरी। इतने उसकी डेट पूछी गई थी भाई, वो किस दिन मतलब किस दिन स्टार्ट हुई थी, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, न्यू ईयर से। और यहाँ तो यहाँ पे क्रिस्टोफर रैन क्या है, इसके फाउंडर है, और जो सैमुअल पेपे भी इसके क्या रहे हैं, मेंबर रहे हैं। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी हमारा 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलियम कूपर रोट इन द टास्क, क्या बता रहा है, जो ये इनका एक वर्क है टास्क, अबाउट दोज हु बिल्ड फैक्ट्री विद ब्लड कंडक्टिंग ट्रेड एट द स्वर्ड्स पॉइंट, दिस लाइन अलूड्स टू। ठीक है, अब ये पूछ रहा है जो विलियम कूपर है इनका एक वर्क आता है द टास्क, ठीक है, उसमें ये लाइन आती है, ठीक है, वो क्या किसके लिए यूज हुई है ये लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम अगर द टास्क की बात करें तो इसमें ये एक सीरीज थी जी पोइम्स की। ठीक है, इसमें पोइम्स कैसे चलती हैं देखिए हम देख लेते हैं। ये थी जिसमें 6 पोइम्स, ये है जी इसकी पोइम्स। तो इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ऐसे जैसे आप कैसे गार्डन में सोफा रखा हुआ है और उसके सामने टाइम पीस है, मीन्स टाइम पीस मीन्स क्लॉक, ऐसे समझ सकते हैं आप। एक गार्डन में सोफा रखा है, उसके सामने टाइम पीस है और वो सोच रहा है। ठीक है, कब सोच रहा है वो, विंटर वॉक एट नून, विंटर वॉक में जो सर्दियों की वॉक कर रहा है शाम नून के टाइम पे, और क्या कर रहा है वो, क्या याद कर रहा है, विंटर इवनिंग और विंटर मॉर्निंग वॉक, इसको याद करें। इस टाइप से आप कर सकते हो, मैं जस्ट हिंट दे रही थी, आपका मर्जी है ये याद करो या ना करो। ठीक है जी, ये द टास्क के अंदर ये आती हैं, और जो वो लाइन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो लाइन आती है जी हमारी यहाँ से, द विंटर इवनिंग से। ठीक है, चलिए जी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये पूछ रहा है ये वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है, बिल्ड फैक्ट्री विद ब्लड, मीन्स ब्लड खून से फैक्ट्रियां बनाओ। तो इस टाइप से क्या कह रहा है, ये फैक्ट्री को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडस्ट्रियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये प्री रोमांटिक पोइट हैं जी हमारे, जो मीन्स थोड़ा नेचर की तरफ जाने लग गए थे, और ये जो फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रियलिज्म आ रहा था ना उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज कर रहा है जी वेस्ट इंडियन स्लेव प्लांटेशन, जो स्लेव प्लांटेशन ओनर होते थे उनको क्रिटिसाइज, और ईस्ट इंडिया कंपनी नेबोज। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस टाइम पे इनकी वजह से ही तो स्लेव ट्रेड आया था मेन तो। ठीक है, ये स्लेव ट्रेड और इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात हुई हमारी विलियम कूपर द टास्क वर्क की। इसमें इतने सीरीज हैं, इतनी पोइम्स हैं। ठीक है, याद कर लेना इसको। चलिए जी हमारा 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉमेडिया डेल आर्ट ओरिजिनेटेड इन इटली इन 16th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये कॉमेडिया डेल आर्ट, इसका मीनिंग पूछना चाह रहा है जी, ये क्या है, ये क्या है, इटली में ओरिजिनेट हुई थी जी। ठीक है, ये और ये क्या थी, ये एक ग्रुप होता है प्रोफेशनल एक्टर का। ठीक है, वो परफॉर्म करते थे इसको, और वो कैसे परफॉर्म करते थे, मास्क लगा के, और वो जो करेक्टर होते थे ना वो स्ट्रोक करेक्टर होते थे। ठीक है, स्ट्रोक करेक्टर। ठीक है, और चलिए हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। टीयर्स अल्टरनेटिंग विद रूड, नहीं, ये ऑप्शन ए नहीं होगा जी। कॉमेडी ऑफ गुड एंड बाय प्रोफेशनल, हाँ जी ये हो सकता है, हो सकता क्या है, प्रोफेशनल इन आर्ट। कॉमेडी अल्टरनेटिंग विद रिचुअलिस्टिक मैनू, नहीं ये भी नहीं है जी। इम्प्रोविज्ड कॉमेडी दैट फॉलोज ए सिनेरियो रेदर देन अ डायलॉग रादर देन, हाँ जी ये हमारा डी बी ऑप्शन है जी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा राइट, बी एंड डी। देखिए जी हमारा ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन इज द राइट। क्या क्या समझ में आया, कॉमेडिया डेल आर्ट क्या थी, ये एक, इसमें कोई एक सिनेरियो होता था, कोई रिटन डायलॉग नहीं होते थे, और प्रोफेशनल जो वो होते हैं एक्टर वो इसको परफॉर्म करते हैं, और इनका कोई रिटन डायलॉग नहीं होता। इटली में ये ओरिजिनेट हुई थी, मास्क वगैरह लगा के इसको परफॉर्म करते थे। ठीक है जी, चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचर एंड नेचर्स लॉ ले हाइड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी, एंड ऑल वाज लाइट। अलेक्जेंडर पोप फेमस कपलेट इम्प्रेसिवली कैप्चर्स। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, ये जो हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं यहाँ पे न्यूटन के बारे में क्या कहना चाह रहा है, वो किस इन्वेंशन के बारे में बात करना चाह रहा है। आपको पता ही होगा जो हमारे न्यूटन थे, इन्होंने बताया था कि सभी कलर हैं जो एक वाइट कलर से निकलकर बनते हैं, इस टाइप से बात बताई थी। तो ये यहाँ पे इस टाइप की कोटेशन यूज कर रहा है। तो ये एक इसका कपलेट है, कपलेट क्या होता है,
टू लाइन स्टैंजा होता है, ठीक है जी, 2 लाइन्स होती हैं और उसमें अपनी बात कंप्लीट कर देता है राइटर, और राइमिंग भी होती है, ठीक है। कपलेट की राइमिंग अपने अपने टाइप से हर राइटर की अपनी अपनी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा जी? देखिए जी क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर कौन सा बनेगा? हमारा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी हमारा 36 क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप फाउंडेड इन 1915 बाय सुजैन ग्लेस्पेल, यूजेन ओनेल एंड अदर ड्रामेटिस्ट। ये हमारे जी अमेरिकन हैं, हमारे अमेरिकन राइटर हैं जी। इन ऑर्डर टू चैलेंज ब्रॉडवेज कंट्रोल ओवर अमेरिकन ड्रामा। ठीक है जी, इन्होंने क्या किस थिएटर ग्रुप को मीन्स फाउंड किया था, किसको डेवलप किया था? ये था जी हमारी प्रोविंस टाउन प्लेयर्स, ठीक है जी। और ये क्या था? एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, क्या थे जी? ये आर्टिस्ट थे। इसमें मीन्स इस ग्रुप में कौन कौन थे? राइटर थे, और कौन थे जी? इंटेलेक्चुअल थे और एमेचर थे, ठीक है। इस टाइप से एक ग्रुप था, एक पीपल का। वो किस किस टाइप के थे? ये थे। और किसने फाउंड किया था? सुजैन ग्लेस्पेल एंड यूजन ओनेल, ठीक है। इसको याद कर लेना कौन सा था जी, इसके कौन कौन मेंबर थे? ये 2 थे जी, ठीक है। और क्या क्या था इसमें? चलिए जी हम 37वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारा। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द लैंड ऑफ हाइनोहम्स, गुलिवर रिफ्यूज टू लेट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये कहाँ से क्वेश्चन है जी हमारा? गुलिवर्स ट्रैवल का किसका वर्क है? ये जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है जी। ये किसका है? जोनाथन स्विफ्ट का। और इसकी पब्लिकेशन डेट है जी 1726। ऐसा किया करो, जो मैं बता रही हूँ ना, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा एक मिनट याद करने की कोशिश किया करो। पब्लिकेशन की इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक करके याद कर लो। हर वीडियो से एक पब्लिकेशन याद कर ली, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो ये और ये वर्क तो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट का ये वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल। इसमें सैमुअल गुलिवर होते हैं जो सी एडवेंचर पे जाते हैं, और वो ये अब शायद मैंने इसी सीरीज में किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले में ही मैंने इसको डिस्कस किया है। तो क्या होता है, वो 4 उस पे जाता है, आइलैंड्स पे 4 एडवेंचर्स होते हैं उसके साथ। क्या होती है सबसे पहले हमारी, आप ही मुझे, मैंने ये बता चुकी हूँ, इसको कमेंट करके बताना, ठीक है। तो क्या होता है जी, ये एक बार तो वहाँ पे जाता है हाइनोहेम्स, ये जो हमारा लास्ट के आइलैंड पे जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसको वो बोलने वाले, हाइनोहेम्स क्या है? वो बोलने वाले हॉर्स हैं, स्पीकिंग हॉर्स हैं, स्पीकिंग हॉर्स, ठीक है। और ये इनको देखकर चौंक जाता है, भाई ये कैसे हो सकता है। तो क्या करता है उनको, फिर अगर वो लास्ट में वापस आ जाता है ना, ये लास्ट वॉइस होती है इसकी, लास्ट यात्रा होती है। तो इसके वाइफ और इसके जो बच्चे हैं वो समझ चुके हैं इसको, ये मानते हैं कि इतने दिन हो गए इनको गए हुए, शायद उनकी डेथ हो गई होगी। तो जैसे इसको गुलिवर को पता चलता है, इसकी वाइफ और इसके बच्चे ऐसा सोच रहे थे, ये उनसे हेट करने लग जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, और उनको बोलता है, फिर 2 होश लेके आता है और उनसे ही बातें करता रहता है घंटों तक। और ये बोलता है कि आप मुझे मेरे साथ बातें मत करो, और मेरे जो ये है कप वगैरह इनको भी मत टच करो, ठीक है जी। देख लेना आप। तो क्या है इसका ऑप्शन, क्या बन सकता है हमारा? हमारा ऑप्शन देखिए, राइड हॉर्स ड्रॉन कैरेज नहीं, टच हिज ब्रेड और नहीं, सो डिसरिस्पेक्ट टू इंग्लिश हॉर्सेज नहीं, वो हॉर्स तो लेके आता है, कम्युनिकेट विद हिम इन इंग्लिश, हाँ जी, ये है ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। हमारा राइट इसमें क्वेश्चन आंसर होगा जी, हमारा ऑप्शन इसमें आंसर होगा जी सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इनको बोलता है, मैं बता भी रही थी बल्कि, जैसे ये इनको बोल देता है, आप मुझे मेरे कप वगैरह, इनको ड्रिंक को ये मत छुओ, ब्रेड वगैरह को, ठीक है, इनको मना कर देता है, ठीक है। मेरे को लगा ये ह्यूमन एरर है, सॉरी फॉर दैट। 38th क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलता है हमारा। In which of the following volume do you find a charming appreciation of the Wordsworth household by Thomas D. Quincy? वर्ड्सवर्थ हाउसहोल्ड मीन्स यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, ये वर्ड्सवर्थ हाउसहोल्ड कौन कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस डी कोलरिज है, और ये जो हमारे साउदे हैं, ठीक है। इनको कलेक्टिवली क्या भी बोला जाता था? इनको लेक पोइट भी बोला जाता था। और थॉमस डी क्विंसी क्या होते हैं? इनको लेटर लिख के इनकी अप्रिशिएशन करते हैं और इनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं।
इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन क्या होता है जो थॉमस डिक्वेंस से होते हैं ओपियमीटर थे ये, ठीक है। इनका एक वर्क भी है द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियोमीटर, तो उस वजह से ये इनको काफ़ी डेप्ट हो जाती है, काफ़ी कर्जा हो जाता है और ये धीरे धीरे इनसे दूर हो जाते हैं। जब वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है उसके बाद ये एक वर्क लिखते हैं रिमिनिसेंस ऑफ इंग्लिश लेक पोइट, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम डू यू फाइंड ए चार्मिंग, वर्ड्सवर्थ की कहाँ पे प्रशंसा करता है, ये इसमें करता है जी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये इसकी थॉमस डिक्वेंस का इंपॉर्टेंट वर्क है जी, ठीक है। और एक इनकी बायोग्राफी भी है जी, थॉमस डिक्वेंस से इंपॉर्टेंट राइटर है। और एक ऑन नॉकिंग एट द डोर ऑफ मैकबेथ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 39th क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए जी काफ़ी लंबी कोटेशंस दी गई है। हमारा पेपर 3rd होता था ना पहले, जो अब तो नहीं होता, अब तो पेपर 2nd ही होता है हमारा, उसी में 100 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं सॉरी, तो उसमें ही 100 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। पहले होता ना बड़ी बड़ी कोटेशंस आती थी, ठीक है, काफ़ी टफ लगता था बच्चों को कोटेशन देखने के बाद, लेकिन ऐसा होता नहीं, अगर हम कोटेशन को अच्छे से समझ जाते हैं ना तो उस क्या कहना चाह रहा है तो हम समझ जाते हैं किस राइटर के बारे में बोल रहा है, ठीक है जी। अब आप इसको पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, फ्रैंक कर्मर्ड, ठीक है। इसके बारे में बता रहा है ये कहाँ पे प्रोफेसर हुए हैं, इन्होंने क्या 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 कुछ बोला है अपने बारे में, या किस राइटर ने इनके बारे में बोला, ठीक है, इस टाइप से बातें कर रहा है। आप इसको पढ़ लेना, इसका ऑप्शन है जी बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड थिएट्रिकल बेसिस फॉर ऑडियोलिंगुअल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑडियोलिंगुअल मेथड, ठीक है। ऑडियोलिंगुअल मीन्स ऑडियो के थ्रू लैंग्वेज सीखने की कोशिश करना, ठीक है। इसको एक आर्मी मेथड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जिस टाइम पे ना वर्ल्ड वार होती है, आर्मी मेथड, ठीक है। और एक न्यू की मेथड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यू की, जो सोल्जर्स को सिखाने के लिए, वर्ल्ड वार होती है ना, सोल्जर्स को सिखाने के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती थी उस टाइम पे जल्दी जल्दी में, ताकि हमारे मैसेज एक दूसरे तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये जो थियरी है किस पे बेस्ड है ये पूछा गया, ये है जी हमारी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पे और ब्लूमफील्डियन स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक पे। चलिए जी हमारा 41st क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following characters of Chariot by Anton Chekhov dies in the final scene? जो Chariot जो वर्क है एंटन चेकोव का, मस्ट रीड है जी ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसको एक बार ही देख लेना। क्या होता है यहाँ पे, वो लास्ट फाइनल सीन में कौन मर जाता है, चैरियट में क्या होता है जी, यहाँ पे सर्फडम है, मीन्स वो उसकी एंड हो चुकी है, लेकिन जो ये फर्स्ट है ना, जो ये क्या होता है, ऑप्शन सी इज द राइट, क्या होता है ये, यहाँ पे एक स्लेव होता है, सर्फ होता है, जो यहीं पे जन्म लिया है इसने, जो यहाँ की जो मालकिन होती है ना उसकी स्टेट में ही जन्म लिया है, चेरी ऑर्चार्ड में ही। लेकिन जब ये सर्फडम फिनिश हो जाता है, एंड हो जाती है इसकी, ये फिर भी नहीं मानता, मीन्स ये वहीं पे रहना पसंद करता है, और जब सब चले जाते हैं ना, ये इंसिडेंटली वहाँ पे रुक जाता है और इसकी लास्ट सब वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे ये वहाँ पे लॉक्ड हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो फर्स है क्या अपने जो क्लासिक्स को दिखा रहा है, जो पास्ट कन्वेंशन, ठीक है, क्या है जी, पास्ट कन्वेंशन को जो एक्सेप्ट करते हैं अभी भी, उसको दिखा रहा है, मीन्स ये नई सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ये ओल्ड को जो न्यू चेंज आ चुका उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ये पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है जी। इस टाइप से तो हमारा ऑप्शन है जी सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 42nd क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इनवोक ए मेजर पोइट एज फॉलोज, नोट सेकंड ही दैट रोड सबलिम अपॉन द सेरेफ विंग ऑफ एक्सटेसे द सीक्रेट ऑफ द एबेस टू स्पे, हु इज ही। हमारा थॉमस ग्रे हैं जी, इनका एक वर्क आता है, ये बता रखा है इन्होंने, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ठीक है। ये एक पिंडेरिक ओड है जी, ये थॉमस ग्रे एक यूज करते थे पिंडेरिक ओड, उसमें लिखते थे अपनी जो लगभग पोइट्री। तो ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एक पिंडारी कोड है, यहाँ पे थॉमस ग्रे ने एक कंसाइज सी बायोग्राफी लिखने की कोशिश की है राइटर्स की। तो ये यहाँ पे जो ही वर्ड है उस जॉन मिल्टन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई सफर्ड फ्रॉम impaired eyesight, depression, poverty, and left Oxford without a degree. After a period as a teacher, my marriage to a widow, twice my age, I left for London to begin writing for a magazine. I produced my own journal. किसके बारे में बात बता रहा है, कौन था जी जिन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं ली थी आई साइट की प्रॉब्लम से, और मैगजीन भी वो की है, पब्लिश की है इन्होंने. इनकी मैगजीन थी जी द जेंटलमैन्स मैगजीन और द रैम्बलर. ये किसकी थी, ये थी सैमुअल जॉनसन की. और ये कब से कब तक पब्लिश हुई हैं, ये हुई हैं जी 1750 से 1752. ठीक है जी, ये हमारी पब्लिकेशन. और ये किसके बारे में बात हो रही है, सब कुछ सैमुअल जॉनसन, जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी और इस टाइप से वो पॉवर्टी में जी रहे थे. ये एक लेक्सिकोग्राफर भी है, इन्होंने क्या एक डिक्शनरी भी लिखी है, बहुत कुछ किया इन्होंने. ये बायोग्राफर भी हैं. ठीक है जी, चलिए बायोग्राफर कैसे हैं, इनकी लाइफ्स ऑफ पोइट है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, लंदन इनकी पोइम है. क्या छोड़े और क्या पढ़े इनके बारे में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द अमेरिकन नॉवलिस्ट इज एसोसिएटेड विद द सीरीज ऑफ 5 बुक्स अबाउट नेटी बम्पो एन ओल्ड हंटर आल्सो कॉल्ड लीदर स्टोकिंग्स. ठीक है जी, ये लीदर स्टोकिंग एक नॉवल सीरीज है और ये किसकी है, ये है जी जेम्स फेनीमोर कूपर की. ये अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, बता चुके हैं ये पहले ही. ये क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं. ये 5 नॉवल्स की हाँ जी ये रहा 5 नॉवल्स की एक सीरीज होती है और ये है जी हम 5 सीरीज, द डियर स्लेयर, लास्ट ऑफ मोहिकन्स, पाथ फाइंडर, पाइनियर, प्रेयर्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी, इनका नाम याद कर लेना. और क्या स्टोरी होती है इसमें, 2 पॉइंट ऑफ व्यू के मैन होते हैं. एक आदमी वो होते हैं जो लैंड को उसकी कल्टीवेट करना चाहते हैं और उसके प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, मीन्स उसको जोतना चाहते हैं, कृषि के लिए यूज़ करना चाहते हैं. लेकिन जो दूसरे हैं वो मानते हैं कि गॉड की ज़मीन है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. इस टाइप से पॉइंट ऑफ व्यू है. काफ़ी अच्छी समरी है, इसको पढ़ लेना. और इसका इम्पोर्टेंट वो है जी जो करेक्टर है नेटी बम्पो, ये है जी हमारा लीदर स्टोकिंग. लीदर स्टोकिंग क्या है, जो सेटलर और अनसेटलर के बीच में जो आदमी आते हैं वो है जी लीदर स्टोकिंग. चलिए जी हमारा लास्ट और 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन ड्राइटन एसेज ड्रामेटिक पोइजी. अरे या कितनी बार पूछोगे यहाँ से. नियंदर डिफेंड्स द इंग्लिश इन्वेंशन ऑफ, ये नियंदर क्या होता है, ये जॉन ड्राइटन ही होते हैं जी हमारे डिस्गाइज में. डिस्गाइज मीन्स ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे से आगे अच्छी वीडियो लेके आऊँ और मैं आपकी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो. थैंक यू.